नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर थोड़े विस्तार से खोलता हूं, हल्के में बात बनती नहीं हमसे, ताकि आप उस खबर के मास्टर होके निकलें। और हाँ, न्यूज का फैमिली शो है, तो बच्चा मोबाइल पर गेम क्या खेल रहा है, बुलाइए, न्यूज दिखाइए भाई, उसको भी समझ में आएगी, मेरी गारंटी है। अटेंडेंस लग रही है, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सा चैप्टर, सबसे पहले आपको बताता हूं। पाठशाला में सबसे पहले बात होगी कि चुनावी रिजल्ट से पहले नेताओं की पार्टी कहां चल रही है। यहां नर्वस होना चाहिए, यहां बीपी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। नेता पार्टी कहां कर रहे हैं भाई, ये आज आपको बताऊंगा, और क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। इसके अलावा वो दो राज्य जिनके चुनावी नतीजे सबको चौंका देंगे, उसका भी जिक्र करूंगा, और ये क्यों कह रहा हूं वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद चर्चा होगी उस मणिपुर की जिसे सब भूल गए। ये इस देश में परंपरा बना दी है मीडिया ने कि मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट की बात ही मत करो, ऐसा लग रहा है चुनाव ही नहीं हो रहा वहां। लेकिन हम बात करेंगे मणिपुर की। वहां चुनाव में क्या हो रहा है, क्या समीकरण है, आपको बताएंगे। और पीएम मोदी गए वहां, तो आज क्या हुआ। और आखिर में बात होगी कि चुनाव के चक्कर में गुरमीत राम रहीम, बाबा राम रहीम, जो पकोड़े तलने के लिए तेल में हाथ डाल देता था, तेल में कुछ नहीं होता था, वो मासूम कैसे लगने लगा हरियाणा की सरकार को। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, हरियाणा सरकार उसके लिए क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पाठशाला में आज सबसे पहले उत्तराखंड का चुनावी चल। उत्तराखंड में बड़ी खलबली मची हुई। कोई जीत से पहले पार्टी कर ले रहा है, कोई अपनों से मिले धोखे की शिकायत कर रहा है। उत्तराखंड में इस बार क्या होगा? बीजेपी सरकार बनाएगी, कांग्रेस बना लेगी, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे, धामी जो है वो धूम मचाएंगे, क्या होगा कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है। और इसके लिए आपको समझना होगा कि उत्तराखंड का चुनावी इतिहास क्या कह रहा है। उत्तराखंड का चुनावी इतिहास सबसे पहले आपको बताता हूं। उत्तराखंड का चुनावी इतिहास समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्यों कह रहा हूं कि वहां कोई समझ नहीं पा रहा क्या होगा। 2002 में जब वहां पहला चुनाव हुआ और यह चुनाव जीती कांग्रेस, यह आपको उत्तराखंड का बता रहा हूं। 2002 में, उसके बाद 2007 में जब चुनाव हुए तो वहां पर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तो बीजेपी प्लस निर्दलीय जो हैं उन्होंने मिलकर सरकार बना ली। सरकार बन गई, लेकिन कोई स्पष्ट बहुमत नहीं पा पाया। फिर 2012 का साल आया, उस बार क्या हुआ, उस बार कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, प्लस निर्दलीय मिला लीजिए, तो वहां पर फिर सरकार बन गई। मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, लेकिन कांग्रेस प्लस निर्दलीय काम बन गया। फिर आया मामला 2017 का, और यह वो साल था जिस बार सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन बम्पर बहुमत से। 70 में से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत तो मिला ही, लेकिन बम्पर जीत मिली, क्योंकि 57 सीट आई बीजेपी को। सोचिए, 70 में से 57 बीजेपी को चली गई। तो मोटे तौर पर पैटर्न यह है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो इस बार 2022 में क्या होगा? कांग्रेस कहेगी भैया हमारा नंबर है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी, तो अब इस बार कांग्रेस होना चाहिए। लेकिन क्या वहां यह स्थिति है? नतीजा क्या होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अभी से पार्टी मोड में, जश्न के मोड में आ गए। उन्होंने देहरादून के कांग्रेस दफ्तर में नींबू पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में कांग्रेस के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। हरीश रावत तो इस आयोजन को सामान्य मेलजोल का मौका बता रहे, लेकिन हेडलाइंस ये छपी कि हरीश रावत ने जीतने की पार्टी नतीजे आने के पहले दे दी। अच्छा, मैंने हरीश रावत से इस पर बातचीत किया, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या यह जीत से पहले का जश्न है या फिर हरीश रावत की रणनीति चल रही है? क्योंकि पॉलिटिक्स जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं। हरीश रावत ने नींबू निचोड़ा है
नींबू पार्टी में शरबत बनाने के लिए या अपनी संभावनाओं को निचोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, आज आपको यह बताऊंगा। पड़ताल करेंगे इसकी। कहने के लिए वो इसे हरीश रावत और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसके मायने यह भी निकाले जा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर मोर्चाबंदी चल रही है। कांग्रेस ने चुनाव में कोई सीएम फेस तो घोषित किया नहीं, इसलिए पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए लॉबिंग हो रही है। हरीश रावत कांग्रेस उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। मतलब हरीश रावत दरअसल यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी नींबू पार्टी में निम्बूड़ा निम्बूड़ा गाना बजे या ना बजे, लेकिन डांस करने वाले कितने आए देख लो। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा? इस सवाल पर हरीश रावत के बयान बार बार बदल रहे हैं। वोटिंग के पहले क्या बोले? सरकार बनने पर या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या घर बैठ जाएंगे। फिर कहा कि हाईकमान जो तय कर देगा वो मान लेंगे। फिर बोले कि दलित मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इन तस्वीरों को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि हरीश रावत ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में कुछ भी हो पर मेरी पार्टी में सब है। और दूसरा ये मैसेज कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना होगा अगर पार्टी जीतती है तो, क्योंकि मैं ही सबको साथ लेकर चल सकता हूं और सब मेरे साथ हैं, तो मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा भी होगी तो मेरा ही नाम होना चाहिए। कांग्रेस नींबू पार्टी कर रही है, उधर बीजेपी में अलग तूफान मचा हुआ है। कई नेताओं और कैंडिडेट ने यह शिकायत की है कि पार्टी के कुछ लोगों ने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया। चुनाव में भीतरघात की शिकायत करने वाले बीजेपी कैंडिडेट्स में संजय गुप्ता हैं, ये लक्सर हरिद्वार से उम्मीदवार थे। इसके बाद त्रिलोक सिंह चीमा हैं, ये काशीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कैलाश चंद्र गहतोड़ी हैं, ये बीजेपी कैंडिडेट थे चंपावत से। सविता कपूर बीजेपी कैंडिडेट देहरादून कैंट से। केदार सिंह रावत बीजेपी कैंडिडेट यमुनोत्री से। ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भीतरघात हुआ है, हमको हराने की कोशिश की पार्टी के ही लोगों ने। तो 5 सीट तो ऐसे ही बीजेपी की कम होती हुई दिख रही है। ये लोग तो वो हैं जो बोल रहे हैं। एक साथ इतने उम्मीदवारों का पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने का मतलब है कि नतीजों को लेकर टेंशन है। बीजेपी कैंडिडेट जो कह रहे हैं एक बार सुन भी लीजिए। इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। चुनाव में जनता का तो भारी उत्साह था और विशेषकर हमारे विधानसभा में तुझे काफ़ी अच्छा प्रतिशत जो है मतों का रहा है। तो जनता में उत्साह था और मोदी जी के प्रति भी बुजुर्गों का, महिलाओं का रुझान था। लेकिन मेरी विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर संगठन के ही कुछ पदाधिकारियों ने जो कि पदों पे बैठे हैं, उन्होंने भीतरघात किया है, वरना अंतर ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कड़े संघर्ष के बाद भी थोड़ा बहुत अंतर से सीट भारतीय जनता पार्टी निकाली है। तो प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया। भीतरघात का अलार्म सबसे पहले लक्सर से बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता ने बजाया था। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग हुई, उसी रात संजय गुप्ता का वीडियो सामने आ गया था। लक्सर से 2 बार विधायक रह चुके संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गद्दार तक कह दिया था। एक बार सुन लीजिए। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। तो हरीश रावत एक वक्त कह रहे थे कि उनके पीछे मगरमच्छ छोड़े गए हैं। यहां तो बीजेपी के अंदर कुछ सांप भी घूम रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। तो उत्तराखंड का चुनाव
किसको मगरमच्छ काटेगा और किसको सांप डसेगा, इसका हो गया है क्या? और कौन बचा और जीत के दायरे को पार कर गया, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन उधर पार्टी चल रही है, इधर शिकायत चल रही है। अच्छा, नींबू पार्टी या कांग्रेस के अंदर का आप शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए हरीश रावत जी का, ये पार्टी को एकजुट कोई रख सकता है तो वो हरीश रावत हैं, और पार्टी को जरूरत पड़ने पर बहुमत का नंबर अगर कोई दिला सकता है तो वो हरीश रावत हैं। ये मैसेजिंग की कोशिश है। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में आपकी एंटी लॉबी मजबूत हो गई? इस तरीके के कई सवाल जो हैं वो हमने हरीश रावत जी से पूछे कि भाई ये क्या पार्टी थी, जरा बताइए, समझाइए। तो हरीश रावत से जो मेरी चर्चा हुई, एक बार सुनिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हरीश रावत 73 साल के उम्र में भी कैसे सीएम पद की तरफ देख रहे हैं और ये पार्टी क्या कहती है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से हरीश रावत जी जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं तो सोच रहा था आपको क्या भावी सीएम बोलकर इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि आपने एक पार्टी भी दे दी है और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया और आपने जीत की पार्टी भी दे दी। मैंने जीत की पार्टी नहीं दी, थैंक यू पार्टी दी। अच्छा, थैंक यू पार्टी थी, लेकिन हेडलाइंस बन रही है कि आपने जीत की पार्टी दे दी है। कार्यकर्ताओं ने काम किया है। कल मैंने अपने प्रेस के दोस्तों को बुलाया, पिछले ये पूरे महासमर के दौरान उनसे संपर्क यहाँ हो ही नहीं पाया था, तो मैंने उनसे कहा, दोस्तों हम आपके ध्यान में बने रहें, इसलिए आइए मिल बैठ करके एक रोटी खाते। तो वो उसमें कहीं कोई कॉन्फिडेंस लेवल और या पार्टी जैसी कोई बात नहीं थी। हाँ, उसका नाम, पहली वाली का नाम मैंने नींबू पार्टी जरूर रखा, क्योंकि मुझे अपने जो बड़ा वाला नींबू होता है यहाँ पीला वाला उत्तराखंड का, वो यहाँ का इकोनॉमी का गेम चेंजर है। जो हमारी उबड़ खाबड़ जमीनें हैं उनमें वो बहुत पैदा हो सकता है, तो उसकी मैं मार्केटिंग करने में लगा हुआ हूँ, वो कैच कर जाए देश के मार्केट को, ताकि यहाँ की इकोनॉमी में उससे कुछ बदलाव आए। तो ये अपना मकसद होता है। तो थैंक यू भी हो गया और थैंक यू उत्तराखंड भी हो गया। तो मतलब लोग इसको ऐसे ना देखें ना कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बन रही है, इसके लिए पार्टी दी। नहीं, मैं भी साधारण इंसान हूँ और साधारण इंसान की तरीके से खबरें मुझको भी चिंतित करती हैं और सब बातें हैं। और सर, आपने पत्रकार साथियों को बुलाया और उन्हीं पत्रकार साथियों ने छाप दिया कि आपने जीत की पार्टी दे दी है। उनको नाश्ता ठीक से नहीं कराया था क्या? देखिए, अब पत्रकार यदि शरारत न करे तो उनका अखबार बिकेगा कैसे, उनकी न्यूज बिकेगी। तो इसलिए हम जानते हैं कि वो थोड़ी शरारत तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा सर, इसमें एक चीज जो लोग, अब आपके नींबू पानी में से लोग नींबू अलग कर रहे हैं, पानी अलग कर रहे हैं, चीनी अलग कर रहे हैं, एक एक चीज अलग करके चेक कर रहे हैं, और उसमें से अलग करने पर उनको अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। एक वर्जन ये है कि हरीश रावत ने ये इसलिए किया, ये पार्टी इसलिए दी ताकि आला कमान को मैसेज चला जाए कि भाई मैं ही वो हरीश रावत हूं जो सबको पकड़ कर रख सकता हूं, सबको साथ रख सकता हूं, तो नतीजे आने पर सीएम आपको ही बनाना है। जी, असल में देखिए, हम राजनीति में हैं, हमारे हर शब्द का, हर कदम का कुछ न कुछ अर्थ तो निकाला जाएगा, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं सबके साथ हूं और पार्टी जिसको कहेगी, हमारे पास देने के लिए क्या है, आशीर्वाद है, हम उसको आशीर्वाद देंगे। लेकिन आप सबके साथ हैं, मैसेज ये जा रहा है कि आप ये बता रहे थे कि सब आपके साथ हैं। नहीं, जब आप सबके साथ होते हैं तो अपने आप सब आपके साथ हो जाते हैं। ये तो सामान्य सी फिलॉसफी है। यदि हम लोगों से दूरी रखेंगे तो लोग हमसे दूर होंगे। दूसरा इसका वर्जन ये है सर और ये, सबसे, हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हम बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चुनाव जीत करके आएंगे, तो हमें सबको मिलजुल करके उन आशाओं को पूरा करना है जो लोगों ने हमसे बांध ली। सर, दूसरा वर्जन जो है वो ये है कि बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है,
और लोग इधर से उधर हो सकते हैं लास्ट मिनट पर, तो उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि सबको एक साथ रहना है और सबको उसके बाद जो है स्थिति नियंत्रण में रखनी है। जी 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 जी, देखिए चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो दल बदल कराने के खिलाड़ी, और वो चलती सरकारों को टॉपल करना तो उनके सगल में सम्मिलित है। तो इसलिए हमको बहुत चौकन्ना होकर के काम करना पड़ेगा। सर आपके हिसाब से सीटें कितनी आ रही हैं आपकी? मेरे हिसाब से हम 48 में जीतते लग रहे हैं मुझे, जिनमें से 4-6 में जरा कांटे का मुकाबला है, बाकी सब में क्लियर लगता है कि कांग्रेस इज विक्टर। और जो अब जानकारियां आ रही हैं, जिन सीटों को पहले हम सोच रहे थे कि हम कठिनाई में पड़ रहे हैं, वो स्वभाव तो कांग्रेस की सीटें नहीं थी पहले से ही। कई सीटें तो ऐसी थी कि जिनको हम राज्य बनने से पहले से हारते आए थे, जैसे हरिद्वार की ग्रामीण क्षेत्र की सीट है और ये सीटें, लेकिन हम इनको भी जीत रहे हैं आज जो है। सर आपके पीछे आपने कहा था मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं 48 आ रही हैं। मगरमच्छ ना होते तो क्या 70 पार कर जाते? असल में उनके मगरमच्छ जो है आपके अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। हमने पहले से लोगों को सचेत कर दिया और उनको मालूम था कि यदि मगरमच्छ छोड़े तो सहानुभूति की जो लहर चलेगी उसमें भाजपा का सुपड़ा जो आप कह रहे थे 70, वो फिर 70 ही हो जाता जो। तो इसलिए उन्होंने अपने मगरमच्छों को कंट्रोल में रखा। अच्छा सर, इसमें एक चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि आपने एक बयान ये दिया कि या तो सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा। दूसरा फिर आपने ये कहा जो हाईकमान कहेगा वो भी करूंगा। और तीसरा आपने ये दिया कि आप किसी दलित को भी सीएम बनते देखना चाहते हैं। तो अब 73 साल के हरीश रावत एक कार्यकाल और करेंगे या किसी युवा को मौका देंगे या किसी दलित को बनते देखना चाहेंगे? देखिए, मौका देना मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी हाईकमान के हाथ में है, दूसरा प्रारब्ध के हाथ में है। मैंने तीनों बातें जो कही हैं वो विरोधाभासपूर्ण नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक है। और आप उनको जरा सा ठीक से समझने का प्रयास करिए तो आपको लगेगा कि हरीश रावत ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। सर थोड़ा आप समझाइए सर। जो पहला बात मैंने कही कि भाई विकल्प क्या है, तो मैंने लोगों को उस समय भाजपा मतदाताओं से कह रही थी कि हरीश रावत तो अब चेहरा है नहीं और इसलिए आप क्यों कांग्रेस के पीछे जा रहे हो। और ये वादे जो किए गए हैं जिसमें गैरसैंण जिले, सिलेंडर, दूसरा उत्तराखंड आदि आदि जितनी बातें कही गई हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो उस समय मैंने लोगों से कहा कि आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं हूं, और जो ये प्रचार किया जा रहा है गलत प्रचार किया जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि मैं या तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा नहीं तो फिर घर बैठूंगा, तो मैं घर थोड़ी बैठ रहा हूं। तो ये मैंने एक जताने के लिए अपनी बात पर, ताकि जो भाजपा का कैंपेन था कि अब हरीश रावत तो बनेगा नहीं तो वो हट जाए, वो वोटिंग से पहले का था। और वो मैंने बहुत सीरीज में एक दूसरे को पूरक बनाते हुए 3-4 ट्वीट किए। तो इसलिए अब वो किसने किसको पिक कर लिया, क्या कह दिया, उसका मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा मकसद जो था वो हल हो गया। मुझको मतदाता तक एक मैसेज भेजना था कि आई विल बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो है आप वोट करिए और निर्भीकता से करिए और हम पर विश्वास करके करिए, जो वादे हमने किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक तो हमको उनको एश्योर करना था, दूसरी बात यह है कि जो हमारे ये कहा हमने कि पार्टी हाईकमांड, हमारा ये प्यारी प्यारी एक परंपरा है, हम हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ते हैं, आज भी हम कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ना चाहेंगे। हम अपनी उस टाइम टेस्टेड परंपरा को से अलग नहीं हटेंगे और जो निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष का होगा वो सबको मान्य होगा। और तीसरी बात जो दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की है, वो मेरी ख्वाहिश है। देखिए, पंजाब ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया तो उससे पंजाब की शान बहुत बढ़ी, पंजाबियत की शान बहुत बढ़ी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की भी शान बढ़े और लोग उत्तराखंड
के विषय में लोगों का नजरिया ये रहे कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो सर अगर चूंकि आप सीनियर नेता हैं सर, और आला कमान ने आपसे पूछा, मान लीजिए जीत मिलने के बाद, कि किस दलित को सीएम बनाएं, तो आप किसका नाम आगे रखेंगे? यदि सब कुछ हम बता ही देंगे तो फिर आपकी हम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं सर, आपने पूरा इंटरेस्ट है, एक हेडलाइन दे के चले जाइए, मैं तो ये कोशिश कर रहा था। आप में पूरा इंटरेस्ट है सर। कुछ तो हमको छिपा करके रखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आला कमान ने ये पूछा कि हरीश रावत आप सीएम रहेंगे या कोई दलित बना दूं, तब क्या कहेंगे? देखिए, यदि आला कमान पूछेगा तो मैं अपने दिल की ख्वाहिश जरूर बताऊंगा। और मैं एक बात बताऊं, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध होने लायक लोग हैं, दलित में भी और गैर दलित में भी। तो इसलिए पार्टी के सामने ऑप्शन बहुत अच्छे। अच्छा सर, जाते जाते, चूंकि आपने पंजाब में भी जिम्मेदारी निभाई और वहां पर भी आप चीजें देख रहे थे, पंजाब का क्या फीडबैक मिल रहा है सर? कई लोग कह रहे हैं हंग असेंबली होने जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार बना रही है। ये अंतर कम हो सकता है, मगर सरकार बना रही है। लोगों ने श्री चन्नी को अच्छा मुख्यमंत्री माना है और लोगों ने कांग्रेस को ही एक विकल्प माना है। सर, एक आखिरी सवाल, फिर आपको धन्यवाद कहूंगा। अगर नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं हुए, और राजनीति में हार और जीत लगी रहती है, मान लीजिए कांग्रेस हार गई, तो उसके बाद हरीश रावत का भविष्य क्या है? क्योंकि आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव में हैं, 73 साल आपकी उम्र हो चुकी है, इस साल आप 74 हो जाएंगे, तो यहां से आगे का रास्ता क्या होगा अगर हार सामने आती है? हरीश रावत कभी हार से भागा नहीं है। हार तो मुझको जो है जीतने के लिए प्रेरित करती है, और अभी तो आधी जीत है। 2022 की जीत तो आधी जीत है। ये तो शुरुआत है, बल्कि ये कहिए कि हम सेमीफाइनल जीत रहे हैं, या इसको क्वार्टर फाइनल, जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। फाइनल तो 2024 का है। तो अभी हरीश रावत के भविष्य की चिंता न कर। मतलब रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है सर? हमारे हाथ पर जब तक रण जीता नहीं जाता, तलवार रहेगी ही रहेगी। रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है ना सर? हमारे लिए दो ही नियति हैं, या तो युद्ध क्षेत्र में सो जाएं और या जो है जीत हासिल करें। सर, आपका जज्बा ऐसे ही बना रहे, और हरीश रावत जी आपको बहुत शुभकामनाएं 10 मार्च के लिए। मैं उम्मीद करता हूं उस दिन भी आपसे बातचीत हो, और उस दिन पता चलेगा कि नींबू पार्टी होगी कि लड्डू पार्टी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद। मेरी नींबू पार्टी को प्रचारित करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। पॉलिटिक्स में नेता क्या कहते हैं, इसको बातों के बीच जो नहीं कहा गया उससे समझना पड़ता है। जब हरीश रावत कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे, उसी बीच जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई बचाकर तो रखना पड़ेगा अपने लोगों को, तो इससे ये क्लियर हो गया कि मामला बड़ा क्लोज है। अगर क्लियर मेजॉरिटी यानी 48 सीटें आ रही होती तो बचाने की नौबत ही नहीं होती। इतनी क्लियर मेजॉरिटी होती, 12 सीट ज्यादा, कि कोई इधर से उधर जाने की सोचता भी नहीं। तो इसका मतलब हरीश रावत खुद मान रहे हैं कि मामला टाइट है, और रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी चाहिए, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो जमीन पर रहेगा या नहीं। उत्तराखंड में हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा, उनसे हमने बात की कि भाई माहौल क्या है वहां। अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कम से कम 12 से 14 सीटें ऐसी हैं। अगर आपने हरीश रावत को ध्यान से सुना हो, हरीश रावत भी कह रहे थे कि 48 सीट आ रही है और उसमें से 4-6 सीट ऐसी है जहां क्लोज फाइट है, तो मामला 42 तो ऐसे ही हो गया था। हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि 12 से 14 सीट ऐसी है उत्तराखंड के अंदर जहां क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट मतलब कांटे की टक्कर है कि कहीं भी मामला जा सकता है, और इतनी क्लोज फाइट है कि जहां यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ना बीजेपी ना कांग्रेस, हो सकता है दोनों ही ना जीते, क्योंकि दोनों के लिए आसान नहीं है। हो सकता है कोई तीसरा फायदा ले जाए। और ये सीटें कौन सी हैं, आपको जरा इनके नाम बता देता हूं। 12 से 14, एक हो गई
सीटें जरा यहां डालिए, बताता हूं आपको। ये वो 12 से 14 सीटें हैं जहां कोई तीसरा भी बाजी मार सकता है। यमुनोत्री हो गई उत्तरकाशी, गंगोत्री, टिहरी, लक्सर की सीट हो गई, मंगलौर हो गया, खानपुर हो गया, जबरेरा हो गया, काशीपुर, जसपुर, कपकोट, नानकमत्ता, रुद्रपुर। ये सारी वो सीटें हैं, करीब 12 से 14 सीटें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ना तो बीजेपी के लिए आसान है ना कांग्रेस के लिए आसान है, और हो सकता है कि कोई तीसरा ही बाजी मार जाए। अब अगर इसको समझिए कि उत्तराखंड में कुल सीट कितनी है, 70 सीट वहां पर टोटल है, और तीसरा कौन कौन सा हो सकता है जो हम कह रहे हैं कि ये तीसरा कोई बाजी मार सकता है, उसमें आप भी हो सकती है, बीएसपी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं जो कि वहां पर बाजी मार ले। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो। अब अगर आप देखिए 70 में से अगर 12 से 14 सीट घटा दीजिए कि कोई तीसरी बाजी मार रहे, तो आपको सरकार बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत है? 36 सीट की जरूरत है, 36 सीट। अब इस 36 तक पहुंचने के लिए अगर आपको 70 में से 36 पहुंचना है तो मान के चलिए आधी 50% का स्ट्राइक रेट चाहिए। लेकिन अगर 12 से 14 सीट इस 70 में से घटा देते हैं आप, मान लीजिए 14 घटा दिया, जो मैक्सिमम है उसी को घटाया, तो 70 में से 14 घट गया तो 56 सीट हो गई। अब आपका स्ट्राइक रेट और बढ़ाना है क्योंकि आपको 56 में से 36 चाहिए, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। 70 में से 36 नहीं, बल्कि 70 में से 56 में से 36 चाहिए। मतलब यह है कि 100 नंबर का पेपर आया था, पासिंग मार्क 40 था, लेकिन हुआ यह कि घंटी बज गई और आप 80 नंबर का ही पेपर लिख पाए। तो अब आपको पास होने के लिए 100 में 40 नहीं, 80 में 40 लाना है, यह स्थिति हो गई है। अच्छा, इसको जब आप आकलन करते हैं तो आपको समझना होगा कि 2007 और 2012 में क्या हुआ था, क्योंकि वहां उस वक्त भी ऐसी स्थिति बनी थी। अगर आप 2007 में देखिएगा, आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, 2007 में बीजेपी को 35 सीट आई थी उत्तराखंड के अंदर, 35 सीट। कांग्रेस को 21 आई, 21। वहां पर यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, इनको सीट आई थी 3, बीएसपी को आई थी 8, और निर्दलीय इंडिपेंडेंट को आई थी 3। यह 2007 का मामला था। सरकार कैसे बनी? बीजेपी, यूकेडी और इंडिपेंडेंट 35 प्लस 3 और 3, यानी 41 सीटें मिल गई, मिलकर मामला बन गया और बन गई सरकार। अब ऐसे ही अगर आप 2012 में देखिए, जब कांग्रेस ने सरकार बना ली, तब बीजेपी को सीट आई थी 31 और कांग्रेस को आई थी 32। सोचिए कितनी क्लोज फाइट, 1 सीट का अंतर था। और सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास 5 कम थे, कांग्रेस के पास 4 कम थे। वो कहां से आए? यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल के पास 1 सीट होती थी, उस वक्त वो जीते थे। बीएसपी के पास 3 सीट थी और निर्दलीय इंडिपेंडेंट के पास 3 सीट थी। तो सरकार किस किस ने मिलकर बना ली? कांग्रेस को समर्थन मिल गया था, यूकेडी 1 सीट उनकी और निर्दलीय 1 सीट, 3 सीट, और बीएसपी भी। तो ये सारे लोग कांग्रेस के साथ चले गए और सरकार 2000 में बनी, 2012 में कांग्रेस की। तो इसलिए इस बार यह कहा जा रहा है कि अगर मामला ऐसा ही हुआ, किसी को 35, किसी को 20, किसी को 31, किसी को 32, तो मामला किनके हाथ में चला जाएगा? इस बीएसपी के हाथ में, इंडिपेंडेंट के हाथ में, आम आदमी पार्टी के हाथ में भी हो सकता है। तो उत्तराखंड पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की वो क्लास और उस राज्य का जिक्र जिस पर किसी की नजर नहीं है, मणिपुर। अच्छा, मणिपुर की बात करूं उससे पहले पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में हम डेरा सच्चा सौदा की राजनीति का चैप्टर खोल रहे हैं और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की बात करेंगे, जिन्हें फरलो देने के फैसले को चुनौती दी गई,
तो फरलो देने के बचाव में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में ऐसी दलीलें दी जो हैरान करती हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर प्रिजनर्स की कैटेगरी में नहीं आता। अब जरा इस शब्द को सुनिए, गुरमीत राम रहीम हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी में नहीं आता हरियाणा सरकार के मुताबिक। अगर गुरमीत राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल मान भी लें तो भी उसे फरलो का अधिकार है, क्योंकि उसने जेल में कैद के 5 साल पूरे कर लिए। मतलब पहले तो मानने को तैयार नहीं कि आदमी हार्डकोर प्रिजनर है, वाह खट्टर साहब, और कह रहे हैं अगर मान भी ले कि हार्डकोर है तो 5 साल तो रह लिया ना जेल में, अब दे दीजिए फरलो। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई। 7 फरवरी को रोहतक जेल से बाहर आया, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव। समझ रहे बात को कि अचानक इतनी दरिया दिली क्यों आई? 7 फरवरी को फरलो मिला, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे। राम रहीम को फरलो देने के फैसले पर 21 जनवरी को हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली गई। 25 जनवरी को एडवोकेट जनरल ने अपनी राय रोहतक जेल के सुपरिटेंडेंट को दी, जिसे रोहतक जेल सुपरिटेंडेंट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की। इसमें क्या कहा गया? हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट के तहत डेरा प्रमुख को हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। अब मैं आपको जरा बताना चाहता हूं कि बाबा राम रहीम किन मामलों में सजा भुगत रहा है। अब उन मामलों को सुनिए और खुद तय कीजिए कि क्या यह हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं आता। उस पर रेप और मर्डर जैसे गंभीर मामले और वो दोषी साबित हो चुका है, और खट्टर सरकार को लगता है कि ये गंभीर मामले नहीं है। तो कोई पूछे खट्टर सरकार से कि क्या महिलाओं का रेप उनके लिए गंभीर मामला नहीं है? 2 महिलाओं से रेप का मामला है राम रहीम के ऊपर। 25 अगस्त 2017 को फैसला आ चुका है और 10-10 साल कैद की सजा मिली है, 15 लाख रुपए का जुर्माना। मतलब सजा मिल चुकी, और हरियाणा की सरकार को रेप करने वाला व्यक्ति जो है वो गंभीर आरोपी नहीं लगता, गंभीर क्राइम करने वाला नहीं लगता। इसके अलावा पत्रकार की हत्या का मामला है। 11 जनवरी 2019 को फैसला आ चुका और उम्र कैद की सजा मिली है। पत्रकार की हत्या करने वाला खट्टर सरकार को गंभीर क्राइम करने वाला नहीं लगता। डेरा मैनेजर की हत्या का मामला है। 18 अक्टूबर 2021 को इस पर भी फैसला आ गया और उम्र कैद की सजा मिली दोषी मानते हुए, और 31 लाख रुपए का जुर्माना। मर्डर करने वाला हरियाणा सरकार को गंभीर क्राइम करने वाला नहीं लगता। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 2017 से सजाएं काट रहा है, और पंजाब चुनाव से ठीक पहले इसे फरलो मिली। फरलो एक तरह से कैदियों को मिलने वाली छुट्टी है जो उन सजा याफ्ता कैदियों को दी जाती है जो लंबे वक्त से सजा काट रहे हैं। और मकसद क्या होता है कि कैदी परिवार से मिल ले, समाज के लोगों से मिल ले, या जेल में अगर बहुत दिन से रह रहा है, बीमार पड़ गया है, बाहर जाओ, इलाज करा लो कुछ दिन के लिए। लेकिन राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलना यह पंजाब चुनाव से ठीक पहले हुआ, और इसे चुनाव से ही जोड़कर देखा गया, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस डेरा सच्चा सौदा का जिक्र हम कर रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा, इसका प्रभाव देखिए आप पंजाब के अंदर। राम रहीम की पंजाब के अंदर इस डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव देखिए। इसके अनुयायी जो हैं वो 40 लाख है, 40 लाख अनुयायी डेरा सच्चा सौदा की। और इसका प्रभाव कहां है पंजाब के अंदर? मालवा रीजन में। और मालवा रीजन में विधानसभा की कितनी सीट आती है? इस मालवा के अंदर करीब करीब 69 सीट आती है, और उस 27 सीट पर प्रभाव है 69 में से। तो आप सोचिए कि लगभग एक बड़ी संख्या है सीटों की जहां पर इनका प्रभाव है। इस बार पंजाब के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम रहा, लेकिन जहां जहां डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है वहां मतदान प्रतिशत बढ़ गया। पंजाब के अंदर मतदान कितना हुआ? 72% वोटिंग हुई, लेकिन डेरे के प्रभाव वाली सीटों पर मतदान, बठिंडा, यहां पर 76% मतदान, यानी 4% ज्यादा। फरीदकोट, एक और इलाका जहां पर राम रहीम का प्रभाव है, वहां वोटिंग हुई फरीदकोट के अंदर 76%।
फाजिल्का, यहां तो मामला देखिए 8% ऊपर चला गया, 80% वोटिंग हुई। मानसा, यहां वोटिंग हुई 79%। इसी तरीके से संगरूर में 75%, आबोहर में 74%, नाभा में 77%। अच्छा, ये क्यों डेरा सच्चा सौदा इतना प्रभाव छोड़ता है? आप देखिए कि डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव यह है कि जहां जहां जिसको समर्थन दिया उसकी या तो सरकार बन जाती है या वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे 2009 में हरियाणा के अंदर किसको समर्थन दिया था इन्होंने? कांग्रेस को। सब दल से सेटिंग चलती है और जीता कौन? कांग्रेस जीती। उसके बाद 2014 में हरियाणा में, इसी हरियाणा की बात कर रहा हूं, बीजेपी को सपोर्ट दिया इसी डेरा सच्चा सौदा में। क्या मिली? जीत मिली। 2019 में 2019 इसी हरियाणा में बीजेपी को सपोर्ट किया था। क्या मिली? जीत मिली। तो रेप करने वाला, मर्डर करने वाला जो है वो मासूम तो लगेगा ही अगर इस तरीके से जीत दिलाएगा। 2007 में पंजाब में, ये आपको हरियाणा का बताया, अब 2007 पंजाब देखिए, पंजाब में क्या हुआ? कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन जीत किसको मिली? अकाली जीते। अब आप कहेंगे यहां तो वो नहीं हुआ, लेकिन अकाली अपने कई गढ़ में हार गए, क्योंकि जहां जहां इनका प्रभाव था वहां अकाली हार गए। और बड़ी मुश्किल से अकाली ने सरकार किसके साथ मिलकर बनाई? बीजेपी के साथ। और सरकार बनी तो 2007 का रिजल्ट क्या आया? अकाली 48, कांग्रेस 44 और बीजेपी 19। मतलब कांग्रेस जिसको सपोर्ट कर रहे थे उसे मात्र 4 सीट कम आई थी अकालियों से। वो तो बीजेपी को 19 आ गई तो अकाली और बीजेपी ने मिलकर बना लिया। फिर 2012 में पंजाब में इन्होंने किसको सपोर्ट किया? अकाली दल को। सरकार फिर से अकालियों की बनी। 2017 में इन्होंने पंजाब में अकालियों को सपोर्ट किया, लेकिन कांग्रेस जीती। लेकिन अकाली दल बुरी तरह हारने के बावजूद अपना वोट शेयर 25% का मेंटेन कर पाई। किसकी वजह से? डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव की वजह से। यानी वोट दिलाना गारंटी के तौर पर माना जाता है गुरमीत राम रहीम और इनके डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। गुरमीत राम रहीम को केवल फरलो नहीं मिली, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद उसे Z+ सुरक्षा भी दे दी गई। Z+ सुरक्षा के लिए 6 फरवरी 2022 को CID के ADGP ने रोहतक रेंज के कमिश्नर को एक खत लिखा। सजा होने से पहले राम रहीम को Z+ सुरक्षा मिली थी। राम रहीम को खालिस्तान समर्थकों से जान का खतरा है। फरलो पर रिहा होने के बाद उसे Z+ या उसके बराबर सुरक्षा दी जाए। राम रहीम की सुरक्षा जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई। कमेटी राम रहीम की सुरक्षा की साप्ताहिक समीक्षा भी करेगी। यानी अगर आप जीत दिला सकते हैं तो आप इन चुनावी मौसम में पार्टियों के राम भी हो सकते हैं और रहीम भी हो सकते हैं। और पार्टियां इस हद तक जा सकती हैं कि रेप करने वाले, रेप के मामले में दोषी, मर्डर के मामले में दोषी व्यक्ति को कह दें इस पर गंभीर क्राइम का आरोप नहीं। सोचिएगा, पाठशाला में अब उस राज्य का चुनावी चैप्टर जिसे किसी ने, हर किसी ने अनदेखा किया, मणिपुर की बात। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, यूपी की सियासत पर बात करते हुए हम आपको यह भी याद दिला दें कि मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव है, जिसकी बात कोई कर ही नहीं रहा। आज पाठशाला में हम आपको मणिपुर चुनाव की कंप्लीट डिटेल देंगे। मणिपुर में 60 सीटें हैं और 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज में 38, जहां पर 28 फरवरी को वोटिंग होनी है 38 सीट पर, और दूसरा फेज 22 सीटों का, वो 5 मार्च को होगा। इस बार मणिपुर चुनाव का इक्वेशन क्या है, यह भी आपको बता देता हूं। पिछली बार गठबंधन की मदद से सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार अकेले मैदान में। कांग्रेस ने इस बार 5 पार्टियों से गठबंधन कर लिया है। गठबंधन का नाम रखा गया है मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस। इसमें कांग्रेस के साथ CPI है, CPIM है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, RSP है, JDS है।
यानी मणिपुर में 4 फ्रंट का मुकाबला है। अगर आप मणिपुर के लिहाज से समझिएगा, यहां पर 4 फ्रंट खुले हुए हैं, चौतरफा मुकाबला आप कह लीजिए, चतुर्कोणीय। एक तरफ यहां पर बीजेपी है, दूसरा फ्रंट जो है वो कांग्रेस प्लस 5 पार्टी का है, ये दूसरा फ्रंट हो गया। तीसरा फ्रंट है नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी, ये तीसरा फ्रंट है। और चौथा फ्रंट है नागा पीपल फ्रंट यानी एनपीएफ। और इन सब के बीच में मणिपुर की जनता है, जिसको तय करना है कि इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है। दिलचस्प बात यह भी है कि एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसका जिक्र कर रहा हूं, यह मणिपुर और मेघालय की सरकार में बीजेपी की पार्टनर है, लेकिन मणिपुर में चुनाव अलग लड़ रही है। बीजेपी ने सभी 60 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं, एनपीपी ने 38 सीट पर उतारे हैं कैंडिडेट। मणिपुर में 2017 के नतीजे भी आपको बता देता हूं। बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी को यहां पर 2017 में 21 सीट आई थी, 21। कांग्रेस को यहां पर 28 सीट आई थी, बीजेपी से ज्यादा, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। नागा पीपल फ्रंट एनपीएफ, इनको 4 सीट आई और एनपीपी को 4 आई और अदर्स को 3 आई। अदर्स, इनको आई थी 3 सीट। अब मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा कितना है? यहां 60 सीट है, तो बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? यहां पर आपको हाफ वे से एक ज्यादा यानी 31 सीट चाहिए। जिसको 31 आएगी वो बना लेगा सरकार। दोनों बहुमत से दूर थे। बीजेपी को 31 के लिए 10 सीट चाहिए थी, कांग्रेस को मात्र 3 सीट चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन कर लिया और मणिपुर में सत्ता में आ गई। बीजेपी के 21 सीट प्लस एनपीपी के 4 प्लस एनपीएफ के 4 और जो एलजेपी का 1 और 2 अन्य विधायक यानी ये 3, ये सारे जो हैं वो मिलकर बीजेपी के साथ चले गए। और कांग्रेस 28 सीट लाकर भी, जिसको मात्र 3 और सीट चाहिए थी, मुंह बाय देखते रह गए। क्या हुआ? सब चल गए उधर, सब चले गए। पीछे पलट के देखती रही, कोई है ही नहीं। किसको बैठाएं स्कूटर पर? सब उधर बाइक पे एक साथ 4 लोडिंग होकर चले गए और मुख्यमंत्री बन गए एन बीरेन सिंह। अब इस बार सब अलग अलग अपना अपना लड़ रहे हैं। सरकार साथ चलाएंगे, लड़ेंगे अलग अलग। मतलब घर में रेंट सब मिलकर देंगे, लेकिन रहेंगे अपने अपने कमरे में। मणिपुर में किसके घोषणा पत्र में क्या वादे हैं, यह भी आपको जल्दी से बता देता हूं। जैसे बीजेपी कह रही है कि वो मेरिट वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी, मेरिट वाले स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देगी, गरीब छात्राओं को 25,000 रुपया देगी, उज्ज्वला योजना में 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर हर साल देगी और एम्स वहां पर खोलेगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या वादे कर रही है कि 50,000 नौकरी देंगे हर साल, फ्री मेडिकल, मणिपुर रेजिमेंट का गठन, आफ्सपा का खात्मा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो होता है। मणिपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया। उन्होंने मणिपुर के हिगांग में रैली की। पीएम ने वहां कांग्रेस पर क्या कहा, एक बार आपको सुनवाता हूं। कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपने स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई
लड़ाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। हमने मणिपुर चुनाव पर जो चैप्टर आपको बताया वो बहुत जरूरी था। मणिपुर चुनाव पर कोई बात ही नहीं कर रहा था और अक्सर नॉर्थ ईस्ट की खबरें दब जाती, लेकिन जैसा मैं आपसे कहता हूं कि मैं पाठशाला में कम से कम ऐसा नहीं होगा। खबर विस्तार से भी होगी, हर किसी के काम की भी होगी और पूरे देश की भी होगी। इसे प्रमुखता से पाठशाला में आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाठशाला में, आपको वो भी बताऊं। यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन को हमले की अनुमति मिली है। रूसी सांसदों ने पुतिन को अनुमति दे दी है। रूस की संसद ड्यूमा ने हमले की इजाजत दे दी है। यह अपने आप में बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन को अब वहां की संसद ने कह दिया है कि यूक्रेन पर हमला करना है तो कर दीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका बेबुनियाद नहीं है। इसके पीछे कई ऐसी तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि महायुद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी तस्वीर रूस के टैंक्स की आई, जिसे पुतिन के आदेश के बाद आधिकारिक तौर पर पहली बार पूर्वी यूक्रेन में दाखिल करा दिया गया। यूक्रेन की ओर बढ़ते टैंकों का काफिला देखिए। रूस के इन महाविनाशक टैंकों की गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गिनते गिनते ही 10 टैंक नजर आ गए। ये रूस के वो घातक टैंक हैं जो जंग की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन की ओर बढ़ती रूसी सेना के काफिले की दूसरी तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है। यहां भी रूस का सैन्य काफिला तेजी से यूक्रेन के उन 2 क्षेत्रों में बढ़ रहा है जिसे एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलग देश का दर्जा दे दिया। यहां भी आपको रूस के तबाही मचाने वाले हथियार नजर आएंगे। रूस के टैंक एक तरफ तेजी से डोनेत्स्क और लुहानस्क की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ही जश्न की तस्वीरें इन इलाकों से आने लगी थी। डोनेत्स्क में नजारा दिवाली जैसा है। पुतिन के हस्ताक्षर करने के बाद यहां जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने सड़क पर निकलकर रशिया रशिया के नारे लगाए। रूस की सेना और साजो सामान अब यूक्रेन बॉर्डर तक सीमित नहीं रहे। रूस के ये टैंक अब यूक्रेन की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। तस्वीर दुनिया जो है वो कोरोना के बाद नीचे गई अर्थव्यवस्था से उबरना चाह रही है। इनको युद्ध की सूझ रही है, अलग ही लेवल पे हैं नहीं। खैर, ये युद्ध शुरू होगा या नहीं ये तो आपको बताता रहूंगा। पाठशाला आज खत्म करते हैं, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।